आज भी वो क्या भी देखें थोड़ी सी, फिर अपने मंडे को नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। तो वही, आज ईडियम्स देखेंगे। ईडियम्स नया टॉपिक बिल्कुल। और सोमवार को अपना टॉपिक हो जाएगा फिर डिटर्मिनर, वो भी नया टॉपिक है। आपकी पहली क्लास है? सिर्फ इंग्लिश की है ओवरऑल सारी? इंग्लिश में पहली क्लास लगा रहे हो, ठीक है। कल अपना वो कैब के अंदर क्या पोर्शन था? वो रूट वर्ड या वो डॉक्टर वाले स्पेशलिस्ट वाले वर्ड पढ़े थे कल? ठीक है भाई। तो कल वाले वर्ड्स में कोई डाउट है किसी को? कोई ऐसा वर्ड किसी ने बाय चांस घर जाके कॉपी खोली हो, कोई डाउट आ गया हो? हाँ, वो एंडोडोंटिस्ट है। मतलब इसको अपने एंडोडोंटिस्ट को इस नाम से आसानी से जानते हैं कि अगर जैसे मैं ये बोल दूं एंडोडोंटिस्ट, तो वो दो तीन तरह के होते हैं। ये एंडोडोंटिस्ट हो गया, डेंटिस्ट का ही एक टाइप है, एक्सोडोंटिस्ट है एक। एक्सोडोंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे आरसीटी वगैरह जो करते हैं ना। आरसीटी का मतलब हो गया रूट कनाल थेरेपी, कि वो दांत के जड़ के एंड तक जाके उसकी साफ सफाई करना और उसको सही कर देना। जैसे ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बताया था कि वो क्या करता है, वो दांतों का जो सीक्वेंस होता है उसको सही करता है, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करता है। पायरोडोंटिस्ट जो मसूड़ों का इलाज करें वो पायरोडोंटिस्ट हो गए, है ना। तो डेंटिस्ट की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं। आज है ना अपने बात करते हैं इडियम्स पर। इडियम्स जिसको अपने बोलते हैं लोकोक्ति या मुहावरे, या फिर आप कह सकते हो इसको प्रोवर्ब, ठीक है। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आपने नाम सुना होगा, लोकोक्ति मुहावरे हिंदी में भी पढ़ते हैं अपने, इंग्लिश में भी आता है ये। सबसे पहली बात तो इसके अंदर समझने वाली कोई खास बात है नहीं, कि जैसे मान लो मैं कह दूं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसमें क्या समझे अपने, बंदर को कि अदरक को? ऐसा तो नहीं है कि भाई ये घटना कभी हुई थी और उसके बाद ये बात लिख दी गई, कि उससे पूछा गया बंदर से कभी कि तेरे को स्वाद पता लगा इसका, वो कहता नहीं, तो ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद बन गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा रख दिया और उसको पूछा कि भाई तेरे को पता लगा, वो कहता नहीं पता लगा, तो ये एक इडियम बन गई। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स होते हैं ये। ऐसे बोलते हैं ना अपने, के तो वही बात हो गई, तो ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स होते हैं, रिलेट किया जाता है इनको। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अपने को इंग्लिश वाले पढ़ने हैं, तो इसका इलाज क्या है, कैसे याद करें इसको? अपने को ये तो है नहीं कि 60-70 हैं कुल मिला के, इन सबको याद कर लो इसमें से एक आधा आएगा, ये भी नहीं है। बहुत सारे हैं, हजारों हैं। तो इसका तरीका अपने देख लेते हैं क्लासेस के अंदर। मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ लेंगे जितनी ज्यादा हो सके। और तरीका क्या है इसको याद करने का, जो मुझे सबसे इजी लगता है कि आप इसके अंदर कैटेगरी बना लो। कैटेगरी बनाने से मतलब क्या है कि ऐसी इडियम जिसमें कलर्स के नाम आ जाए, कलर के नाम आ जाए जिसमें, ठीक है। जैसे दो कलर आ गए, एक जैसे कोई एनिमल के नाम पे आ जाए। एनिमल मतलब कोई जानवर के नाम पे, रणवीर कपूर नहीं भाई, ठीक है। कोई ऐसे अपने इडियम बना लें कि मान लो एक जैसे इडियम है दिखने में, मतलब उनमें वर्ड रिपीट हो रहे हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग निकल रहा है। जैसे एप्पल है, एप्पल वर्ड अगर अलग अलग इडियम्स के अंदर आता है और उसका मीनिंग क्या क्या निकलता है। या फिर एक ऐसी इडियम का अपने टाइप देखेंगे जिसके अंदर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा पूरी इडियम में, एक नया वर्ड, और वो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये सारे अपने आज दो चार टाइप की चीजें अपने इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। लो भाई, पहले ये कलर वलर वाले से देख लेते हैं अपने। जैसे एक होता है वाइटर देन वाइट, एक अपने कहें इन ब्लैक एंड वाइट, और अगर मैं इसमें लिखूं अकेला ब्लैक एंड वाइट। और वाइट पर ही अपने देखें वाइट कॉलर जॉब,
इनका मीनिंग देखें पहले। व्हाइटर देन व्हाइट का मीनिंग क्या होता है? सफेद से सफेद क्या बात है, यही इसका मीनिंग है, ऐसे ही आएगा ये, है ना। व्हाइटर देन व्हाइट का मतलब सफेद से सफेद। फिर इडियम थोड़ी हुई है। व्हाइटर देन व्हाइट का मतलब होता है ऑनेस्ट। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, ही इज अ व्हाइटर देन व्हाइट पर्सन, क्या मतलब, ये थोड़ी ना कि वो धोले से धोला है, धोड़िया है वो। व्हाइटर देन व्हाइट का मतलब हो जाता है कोई ऑनेस्ट पर्सन हो, उसको अपने बोलते हैं। मतलब उसका चरित्र किस प्रकार का, वह चमकता हुआ चरित्र है उसका, ठीक है। जैसे अब ये थोड़ी ना दो लाइटें लगी हुई है, व्हाइटर देन व्हाइट, इन दोनों में से कौन सी व्हाइटर देन व्हाइट होगी? ईमानदार को बोलते हैं भाई, विलुप्त होती प्रजाति, ईमानदार। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मीनिंग क्या होगा? ईमानदार होते ही नहीं है, रहने दो, क्या देगा कोई। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटन फॉर्म। हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ता ईमानदार हो या बेईमान हो। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब इन रिटन फॉर्म, कि जो चीज आपको लिखित में आप डिमांड करते हो, कल को जब आप जॉब लगोगे तो आपके पास सर्कुलर आएंगे, वो उसके अंदर ये लिखा होता है सर्कुलर में कि जो ये रिपोर्ट है, सेंड अस इन ब्लैक एंड व्हाइट, और अपने उसकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी भेज देते हैं। सेंड इन इस ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो जाएगा कि हमें रिटन फॉर्म में भेजो सारी चीजें। वो ऐसे ईडियम्स में बातें होती है उधर, जब आप जॉब लग जाओगे ना उधर, क्योंकि ईडियम्स का यूज जो होता है वो अपनी स्पीच को इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। कल को आप जब उसका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम दोगे, उसके अंदर जो आंसर राइटिंग होगी, जितनी ज्यादा ईडियम्स का आप यूज करोगे, उतना ही आपका पैसेज अच्छा लगेगा पढ़ने वाले को, ठीक है। अभी जैसे कई बार अपने पैसेज, अभी जो बताया ही था मैंने, अपने दोनों क्लासेस के अंदर पैसेज वाली चीज चल भी रही है, तो उसमें एक पैसेज आया था, उसके अंदर शुरुआत की हुई थी जैसे ऐसे अपने बोलते कहते ना, देखो भाई बात ये है, तो उन्होंने वैसा ही एक पैसेज लिख दिया, लुक द थिंग इज, और ये रो ऐसे करके एंड में लिखा हुआ था उस लाइन के एंड में, ओके। तो इतना भी कैजुअल नहीं होना होता है। सो ऐसे करके वो चीजें लिखी हुई थी पैसेज में, ऐसा नहीं लिखना होता। फॉर्मल फॉर्मेलिटी का यूज करना होता है जब आप पैसेज लिखते हो, आंसर राइटिंग करते हो। कैजुअल नहीं होना था कि ओके, ठीक है, या आगे कुछ लिखना है ऐसे करके, शुक्र है नहीं बताया मैडम ने। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, ईडीएम में बताना। क्लियर, क्लियर को कहते हैं भाई, कोई चीज एकदम स्पष्ट हो जाए अगर हमें, तो इट इज ब्लैक एंड व्हाइट फॉर मी, इसका मतलब हो जाता है कि वो क्लियर है मुझे, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्लियर, पुराने टाइम में यही क्लियर होता होगा, तो वो ईडीएम बन गई। ये तो सबको पता हो, व्हाइट कॉलर जॉब, जिसकी तैयारी कर रहे हैं अपने, जो डेस्क जॉब होती है, व्हाइट कॉलर जॉब है, जिसके अंदर आपको फील्ड वर्क नहीं करना होता। अब कल को आप मान लो आरपीएस लग जाते हो, डीवाईएसपी की पोस्ट पे लगे हुए हो, असल में वो डीवाईएसपी की पोस्ट है, वो भी व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, फील्ड वर्क उसके अंदर भी है। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब होता है जिसके अंदर फील्ड वर्क ना हो, डेस्क जॉब जिसको अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं ना। फील्ड जॉब की बात नहीं हो रही, फील्ड जॉब को कौन कौन सी कॉलर जॉब कहेंगे? फील्ड जॉब में कौन सी कॉलर आ जाएगी? ब्लैक कॉलर, उसको कहेंगे ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब, इसको अपने कहेंगे फील्ड जॉब, या फिर अ जॉब दैट रिक्वायर्स फील्ड वर्क, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अ जॉब दैट रिक्वायर्स फील्ड वर्क। और देखो, अ वाइट लाई,
व्हाइट लाई, सफेद झूठ। सफेद झूठ का मतलब क्या होगा? ये भी तो एक इडियम है, सफेद झूठ। अरे कुछ तो बता दो। है? कोरी गप। सरासर झूठ। ये वो नहीं है। व्हाइट लाई का मतलब होता है हार्मलेस लाई। तो ये ऐसा झूठ जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। आपने ऐसा कोई झूठ बोल दिया, किसी बच्चे को खुश करने के लिए अपने बोल देते हैं ना कोई झूठ, तो वो हार्मलेस लाई होता है कि उससे नुकसान नहीं हो रहा किसी को। या फिर जैसे जब ऐसा आप में से किसी ने किया होगा कि जब शाम को पापा थके हारे पहुंचते हैं घर पे काम से, तो ज्यादातर उनको बिल गिनाता है कोई कि बिजली का बिल आ गया, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि आज गाय बीमार है, या फिर कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि वो जब थके हारे घर पे आते हैं तो उनका मूड और खराब हो जाता है। तो उस समय कोई छोटा बच्चा होता है घर में ऐसा जिसको ये सब दिख रही होती है चीजें, तो वो कोई ना कोई झूठ बोल देता है कि आज मेरे 10 में से 10 नंबर आए, हालांकि जीरो आए होते हैं। या फिर कि आज मैंने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया मैच में, उसकी वजह से हारे होते हैं हालांकि। या तो जीरो पे आउट हो गया, पैर मार के चौका दे दिया। लेकिन वो ऐसा कोई ना कोई झूठ बोल देता है कि जिससे पापा पापा को भी पता होता है कि ये गप मार रहे हैं, लेकिन उनका मूड ठीक हो जाता है कि चल ठीक है, एक गपोड़ी होना चाहिए घर में। तो वो कौन सा लाई हो गया? वाइट लाई, मतलब हार्मलेस लाई, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति का मन थोड़ा सा खुश हो गया। ऐसा किया होगा आप लोगों ने भी, ऐसी गप मारी होगी कि भाई एक बार इस बंदे का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए, जो पूरा दिन अपने लिए वो खर्च करके आया है वो व्यक्ति। तो अपने क्या बोलते हैं ऐसे झूठ को? वाइट लाई। ठीक है। और देखें इस पे, ये नोट कर लिए। अब थोड़ा सा कलर कोडिंग चेंज कर लेते हैं अपने। ब्लू आइड बॉय। ठीक है, ये ब्लू पे आ गया ना जैसे अभी। आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है। ब्लू आइड बॉय किसको कहेंगे? फेवरेट, एवरीवन्स फेवरेट, जो सबका चहेता हो। अब अपने कहेंगे ये क्या मतलब हुआ, ब्लू आइड बॉय का मतलब सबका फेवरेट कैसे हो गया? ये इडियम ऐसे बनती है कि जैसे मान लो कभी ना कोई कोई घटना हुई होगी, जैसे ये अंग्रेज लोग इधर उधर काम की और पैसों की तलाश में फिर रहे थे, दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बना रहे थे, जब भूख मरते इधर उधर घूम ही रहे थे वो भी। तो क्या होता था कि जैसे जो उनके अपने जो बच्चे होते थे ना ब्रिटिशर्स के, अब वहां के लोगों की ज्यादातर आंखें नीली होती हैं, तो वो ये कहते थे कि बाकियों के बच्चे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे वाले हैं ना वो सबके फेवरेट है। भाई अपना बच्चा तो सभी को ही प्यारा लगता है, तो वो कहते नहीं, तुमको भी यही प्यारा है। तो वहां पर एक वर्ड भी बना था असल में, एक एक शब्द होता है ना, छोटे बच्चे को देखते अपने कहते हैं ना अगर बहुत प्यारा तो उसको अपने क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूट। क्यूट का असली मतलब होता है चालाक। एक दूसरा मीनिंग और होता है क्यूट का, कि अगली बट एडोरेबल। असली जो मीनिंग होता है ना प्यारे बच्चे को अपने एडोरेबल बोला जाता है। तो जैसे मान लो किसी अंग्रेजी ने कोई अफ्रीकी बच्चे को उठा लिया और वो कहे कि भाई बड़ा प्यारा बच्चा है ये, तो फिर वो अंग्रेज आएगा तो नहीं नहीं नहीं, ये प्यारा नहीं है, प्यारा तो अपने वाला ही है, ये क्यूट है। क्यूट का मतलब क्या हुआ कि चालाक है जो तेरी गोदी में चढ़ गई। तो वो क्यूट का असली मतलब जो है ना, वो प्यारे को नहीं बोलते कि बड़ा क्यूट है, क्यूट नहीं, वो असल में चालाक को बोलते हैं। असली मीनिंग इसका ये है। तो ब्लू आइड बॉय का मतलब ये होता है कि एवरीवन्स फेवरेट। उनको ये लगता था कि अगर ये टाबर हमें प्यारा तो सबको होगा, फिर उसको कह दिया ब्लू आइड बॉय, मतलब एवरीवन्स फेवरेट। आउट ऑफ द ब्लू एक और लिख लेते हैं इसमें। एक होता है ब्लू ब्लड और एक होता है बैड ब्लड। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होगा? आउट ऑफ द ब्लू, अचानक आया संकट।
सडन ट्रबल, कोई बहुत बड़ा संकट आ गया हो अचानक से ही, जैसे मान लो ससुराल से कोई आ गया, तो अ सडन ट्रबल उसको कह सकते हैं अपने। अरे पुरुष क्या महिला के दोनों पक्ष से कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो अचानक आया संकट। ब्लू ब्लड, इसका मीनिंग क्या? रॉयल पर्सन, कोई नोबल परिवार से हो, रॉयल परिवार से हो, जैसे अपने वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वो भी ब्लू ब्लडेड है, रॉयल परिवार से, वसुंधरा राजे। और वो अपने उड्डयन मंत्री है ना, सचिन नहीं, उसका नाम पायलट है, उड्डयन मंत्री हो जाएगा। और है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो वसुंधरा राजे के भतीजे हैं, मतलब वसुंधरा राजे उनकी बुआ है। तो वो भी ब्लू ब्लडेड है, मतलब रॉयल परिवार से हैं वो। तो अ पर्सन हु बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली। रॉयल वो क्या बोलते हैं, शाही परिवार से, शाही परिवार, शाही मसाले, एमडीएच वाले। अपने उदयपुर में इस बार इलेक्शन में खड़े होंगे ना, के या हुए थे एमपी के चुनाव में, महाराणा प्रताप जी के वंशज जो है, हालांकि महाराणा कुंभ और सभी के वंशज है, उनका नाम मैं भूल गया। अभयराज सिंह जी है क्या? अभयराज सिंह जी, वो सोदिया वंश के जो है, वो भी ब्लू ब्लडेड है। और बताते हैं उनके लिए बहुत ही वो डाउन टू अर्थ पर्सन है, जैसा अंग्रेजों के आने से पहले हमारे राजा हुआ करते थे। उनको बाद में अंग्रेजों ने भुंगड़ बनाया था। वो कैसे बनाया था कि उनको जनता से मिलने नहीं देना, उनके एजुकेशन बाहर करवा देना। उससे क्या होता था कि वो जनता से मिलते नहीं थे, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते थे, और थोड़ा सा वो बाहर जाके आते थे तो वो वहां के वातावरण के अनुसार होते थे, यहाँ आते ही उनके लू लग जाती थी, या फिर उनके पानी नहीं पचता था, वो फिर ज्यादा हाइजेनिक हो जाते थे। जैसे वो आज के टाइम में अपने वो बच्चों को बना रखा है ना, कि मिट्टी में नहीं खेलना, फिर थोड़ा सा खेल के आज हाथ धो लिए, हाथ अपने, याद है आप लोगों के गली में क्रिकेट खेला करते थे। हो सकता है कि अपना थोड़ा सा गैप ज्यादा है, 15-20 साल का फर्क है। तो हम लोग जैसे गली में खेलते थे, मैं सन 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ, हम लोग गली में खेलते थे, वो नाली में बॉल चली जाती थी और वो उसी बॉल से ही खेलते रहते थे। ऐसे करके बीच में कोई रेडी वाला आ जाता था तो लिया क्या चीज है, कि मोठ है आले भी खा गए। 15 1 मिनट के लिए पेट पूट दर्द होता था, थोड़ी देर बाद वापस वैसे के वैसे। अब थोड़ा ज्यादा वो हाइजीन वाला चल रहा है वो, पता नहीं क्यों, और बीमार अब ज्यादा हो रहे हैं। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? क्रूर नहीं, बैड ब्लड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी को बोलते हैं, ठीक है, पुरानी दुश्मनी। जैसे अपने होते हैं ना पड़ोसियों से, जन्म जन्मांतर तक जो चलती रहती है, वो बैड ब्लड, आपस में जो मन मुटाव होते हैं उसको बोलते हैं। अच्छा, ये दुश्मनी से ही एक और आपको बता देता हूँ। टू बरी द हैचेट। हैचेट क्या होता है? हैचेट, हैचेट। अच्छा, कुल्हाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्स। फिर हैचेट क्या होगा? कुछ बुक्स में इसका मीनिंग कुल्हाड़ी लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में कुल्हाड़ी नहीं होती। आपने वो देखा है, थोर देखा है? तो उसका जो वो होता है ना, एक तो हथौड़ा होता है, म्योनीर, म्योनीर के बाद में जो अपना दूसरा वो एंड गेम, वो स्टॉर्म ब्रेकर होता है क्या? वो जो स्टॉर्म ब्रेकर है ना, वो हैचेट है। वो कई बार ये शब्द बोलते भी हैं, हैचेट। हैचेट का मतलब वो पीछे हथौड़ी बनी होती है, इधर कुल्हाड़ा, कि कोई कुल्हाड़े से नहीं मरा तो हथौड़ा मार के उसकी जान ले लो, ये हथियार होते हैं असल में। बरी द हैचेट का मतलब कि आपने अपने हथियार को कहीं दफना दिया, इसका मतलब दुश्मनी बुला देना, ठीक है।
फॉरगिव एन ओल्ड एनिमी। ओल्ड एनिमी का मतलब है पुरानी दुश्मनी बुलाना, बूढ़े दुश्मन को बुला देना नहीं, माफ करना नहीं होगा कि भाई दुश्मन बूढ़ा हो गया बेचारा, चलो माफ कर देते हैं इसको, थोड़े दिनों में अपने आप ही साफ हो जाएगा। ठीक है, कलर पे और देख लेते हैं कुछ एक। ये समझ आ रहे हैं क्या इतने जो लिखे हैं, याद हो रहे हैं क्या साथ साथ? एक बार आप इसको रीडिंग करोगे ना इसकी, तो मुझे लगता है कि ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। सबूत के तौर पे आपको मैं बता ही रहा हूँ कि मैंने भी तो याद किए ही हैं, थोड़े बहुत देख लिए और उसके बाद ये याद हो गए, इतना ही है। मैंने ये देख लिया कि कलर पे कितने कितने हैं, ऐसे दिमाग में आता ना, और कौन कौन सा कलर हो सकता है, येलो, और कौन सा ब्लू, और कौन सा, सारे रंग मिला दो रेनबो, ऐसे करके कलर आप ऐसे दिमाग में लाओगे तो आपके कोई ना कोई ईडियम दिमाग में आ जाएगी। ईडियम आ जाएगी तो उसके अपने मीनिंग भी लिख सकते हैं। और मीनिंग याद करने में अपने को ऐसे मुझे लगता नहीं है कि कोई ये रॉकेट साइंस है बहुत बड़ी। आप तो इससे खतरनाक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे हो आप लोग, और हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो। ये इससे तो ये बस लैंग्वेज दूसरी है और कोई बात नहीं है इसके। जैसे कल की बात है, ये कई बार ईडियम्स जो है वो फिट भी हो जाती हैं। कल शाम को मैं घर पहुंचा तो ठंड बहुत है, आपको पता ही है ये बात तो मैं वो दीदी आए हुए हैं, छुट्टियां बच्चों की, तो दीदी आए हुए हैं। दीदी कहते हैं ले मैं तेरे लिए चाय बना देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने बढ़िया चाय पीनी है, मैं अपने आप बना लूंगा। तो मैं चाय बनाने लग गया, और उसमें अब ठंड के कारण बढ़िया अदरक मैंने कूट के उसमें, तो अदरक और सब ठूस दिया, एकदम औषधि टाइप की बन गई कि च्यवनप्राश के बाद वही है जो बुखार खांसी ठीक कर सकता है। तो चाय ज्यादा बन गई। मेरा भांजा है वो कहता कि मैं भी पीऊंगा, मैंने कहा तू पी ले। भांजी कहती है मेरे को भी पिलाओ, मेरे को भी पिलाओ। तो उसने कहा कि तेरे ना ये अदरक ज्यादा तेरे है ना गले में, तू कहेगी कि मेरे दर्द हो रहा है, इतनी अदरक कैसे है? तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, तो एक चम्मच उसने ऐसे करके पिला दी उसको। कहती अदरक तो है ही नहीं। तो मैंने कहा तेरे को स्वाद पता नहीं लगा इसका? ये बात है ना, वो भांजी को तो समझ नहीं आई, उसको समझ आ गई, और दीदी को समझ आ गई। तो उनके वो कई देर तक दीदी ऐसे घूरते रहे मेरे को कि तू है ना ज्यादा मत बोला करो, और भांजा कई देर तक है ना गलेटियां खा खा के हंसता रहा। तो उसको भी कई देर बाद में फिर वो कहती मैं बंदर थोड़ी हूँ। तो ये इडियम्स अब हिंदी वाली अपने को ऐसे याद है ना, पॉइंट मारने के काम आती है। इंग्लिश वाली भी ऐसी ही है, बस ये भाषा और है, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है ये, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप इसको रिलेट करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाती है चीजें। ठीक है, एक देखना इसके अंदर, अ वाइट एलिफेंट और टू सी पिंक एलिफेंट्स। अब ये देखो, जानवर के नाम भी आ गए और कलर भी आ गया, काफी आसान हो गई ये तो याद रखना। व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या रहेगा? सफेद हाथी। ईडियम में क्या मीनिंग रहेगा इसका? इसका मीनिंग होता है, जैसे अब बुरा मत मानना भाई, आप लोगों में से कोई हो अगर उस कैटेगरी में, तो जैसे किसी के पास आईफोन हो, आईफोन आपको लगता है कि जितना उसका प्राइस है वो उसके लायक है, बस एक वो स्टेटस सिंबल है। जैसे मैं मान लो, चलो मेरे जैसे व्यक्ति की बात करूँ कि मैंने 4 साल पहले 11,000 रुपये का फोन लिया था, आज भी चल रहा है बढ़िया। अगर ये फोन खराब भी हो जाए तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा। अब मान लो, ऐसे तो हाइपोथेटिकल केस है ये, कि मैं कल को कोई आईफोन ले आऊं तो उसका चार्जर 11-12 हजार का आएगा। अब मैं खाली चार्जर तो ला नहीं सकता, किसी से बात कर लेंगे चलो अपने। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बेवजह का खर्चा होता है ये फोन पर या बाइक पर या किसी भी चीज पर। बाइक में जैसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कोई वो स्ट्राइक स्ट्राइक ना आ जाए वीडियो पे, ये बुलेट है जैसे, वो मुझे लगता है कि ये व्हाइट एलिफेंट है। कि इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ पहले व्हाइट एलिफेंट का, कि इसका बहुत महंगी चीज बेवजह, किसी चीज के प्राइस बहुत ज्यादा हो लेकिन उसका कोई ऐसा कुछ खास रीजन ना हो, उसको अपने बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। अब जैसे बुलेट 2.5 लाख के आसपास पड़ता है, कागज कुगज सब मिला के। जब पहली सर्विस करवाने जाते हैं तो अपने कहते हैं ना आंखें बाहर आ गई, नहीं भाई आंतें बाहर आ जाती है, क्योंकि उसका जो इंजन ऑयल है ना, इंजन ऑयल वो उसमें 2.5 लीटर पड़ता है। ये अपनी पैशन है, स्प्लेंडर है, बेचारे ये इतने सीधे लोग हैं, 750 ml,
500 रुपये कुल मिला के खर्चा आता है, उसमें बेचारा एक इंडिकेटर भी सही करके दे देता है आपको, ये ले भाई ये 5 रुपये दे होते। बुलेट का वो करवा के आते हैं सर्विसिंग, तो ऐसे वो उससे पूछते कितने, कहता 1600 रुपये है। इतने में तो कोई स्विफ्ट या रिट्ज हो ना, उसकी सर्विस हो जाती है डीजल वाले की, और उसमें कम से कम 5 जने ढंग से बैठ तो सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और कुछ ऐसा है भी नहीं कि अपने कह दे कि भाई साहब पिकअप बहुत गजब है इसका, ये है ना 0 से 100 5 सेकंड में पहुंच जाती है। क्या कर लोगे पहुंचा के? मान लो बस अड्डे वाली रोड पे जा रहे हो, 0 से 5, वो 5 सेकंड, 5वां सेकंड तो आएगा ही नहीं। उससे पहले कहीं भीड़े बैठे होंगे, ये ई रिक्शा वाला पहले ऐसे खड़ा होएगा आगे, उसमें जाके मारेंगे, रिक्शा वाला थोड़ा सा ऐसे हिलेगा, अरे कौन है, वो पीछे ही देखेगा। अपने गिरे पड़े होंगे, बुलेट नीचे टांगे ऊपर, लोग मजाक उड़ा रहे होंगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वाइट एलिफेंट है, फालतू का खर्चा है। अगर अपने पास में वो किस्त चुकाने को या पेट्रोल भराने को पैसा नहीं है तो। ज्यादातर बुलेट का मैंने कहा ना, ये कॉमन पॉइंट मैंने ये देखा, मैं जिसकी बुलेट की भी तारीफ करता हूँ ना कि यार बढ़िया बहुत है, लेनी है क्या, बेच रहा हूँ मैं, वो यही बोल रहे होते हैं। बस अभी तक एक ही बंदा मिला जिसने बात नहीं बोली, अपने समीर जी। मैंने कहा बुलेट बोलते मामा की है, उन्होंने इतना ही बोला था। तो अ वाइट एलिफेंट का मतलब हो जाएगा a useless thing which costs a lot। अब है ना, ये खर्चे से रिलेटेड एक और इडियम होती है, मैं इधर लिख देता हूँ ये, पे टू नोज। अच्छा, वैसे नाक का मतलब क्या रहता है अगर अपने इडियम्स के हिसाब से बात करें तो? नाक का संबंध किससे रहता है? इज्जत से। तो पे थ्रू नोज का मतलब क्या रहता है? कई बार होता है ना कि बस, हाँ नाक की बात है, इज्जत बचाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर देना। जैसे मान लो कि अपने कल को तिब्बती मार्केट चले जाते हैं, किसी ने कह दिया कि वहां चीजें सस्ती मिलती है, वहां जाके पता चले मफलर ही 800 रुपए का है, तो जैकेट तो छोड़ो, वो तो 1800 से शुरू होएगी। लेकिन वहां पर उन्होंने दुकानदार ऐसे लगाए हुए कि है ना, अपने थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि नहीं यार इधर नाक नहीं कटनी चाहिए, यहाँ पर अपनी इज्जत रहनी चाहिए, कि मैडम ये कितने का है? वो मैडम कहती है सस्ता ही है, सस्ता ही है, ये ले जाओ, अच्छा लग रहा है, ले जाओ। अपने ऐसे टैग देख दो, 2400 रुपए लिखे होते हैं, तो वो कहते, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, आप पे जच रहा है, और ये वो ऐसे करके अपने को ऐसे फुलाते, जच रहा है। इतनी तारीफ तो कभी ससुराल वालों ने नहीं की जितनी वो लोग कर देते हैं। फिर अपने कहते हैं कि चल ठीक है, वो निकालो आपका वो होता है ना, वो गूगल पे वाला जिसने हमारी गरीबी और बढ़ा दी है आजकल। पहले कम से कम उतना ही खर्चा होता जितना कैश जेब में हो। अब तो ले भाई निकालो फोन, जो 200 की चीज लेने गए 2400 खर्च कराए, तो वो फिर आवाज आती है टू टू रुपए, 2400 रुपए खर्च हुए। तो वो पे थ्रू नोज का मतलब बे मतलब महंगी चीज पर पैसा लगा देना। ठीक है, ठीक है, मेरे को लगा वो क्यूआर कोड खुल गया। टू पे a huge amount for no reason। बे मतलब बस वो नाम और इज्जत बनाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर देना, बाद में दुख भी होता है फिर। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वैसे तो। हाँ, और क्या टू सी पिंक एलिफेंट्स? पिंक एलिफेंट्स इसका मीनिंग क्या रहेगा टू सी पिंक एलिफेंट्स का? इमेजिन करना चीजें, या फिर मैं ये कह दूं कि बिल्कुल ही कल्पनाओं की तरफ भागना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, टू टॉक अबाउट एन इम्पॉसिबल टास्क। अपने बोलते हैं ना दिन में सपने देखना, ये वो है टू सी पिंक एलिफेंट्स। ऐसी बात करना कि जो संभव ही नहीं है। मान लो मैं ऐसे बैठे बैठे कह दूं कि जब मैं इसरो का प्रमुख बनूंगा ना जिस दिन, मैं आपको भी साथ में रख ही लूंगा नौकरी में। तो ये कैसी गप हुई
जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, गप है ये, बहुत भयंकर गप है। रेड पर देखें दो तीन इडियम्स, ये लिख लिए क्या? नेक्स्ट कर दूं? एक होता है भाई रेड हेरिंग, एक होता है रेड हॉट, एक होता है टू सी रेड। ये रेड पर देख लेते हैं अपने। हेरिंग जो है ना, हेरिंग वो एक मछली का नाम है। तो रेड हेरिंग कैसी मछली हुई? लाल। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? अब ये रेड हेरिंग याद रखने के लिए आपको एक कहानी याद रखनी पड़ेगी। पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे आज के समय में पेटा वेटा वाले होते हैं ना, पेटा हो गया, मानव अधिकार वाले हो गए, ह्यूमन राइट्स वाले, ये थोड़ा बहुत जब भी कुछ ऐसे देखने को मिलता है कि ठीक है इधर टीआरपी वगैरह या जो भी है, अपने हिसाब से वो आ जाते हैं। तो ये जो है ना, पुराने टाइम में पेटा के जैसे एक कोई होती होगी कोई यूनियन लोगों की, कुछ लोग मजे के लिए शिकार करते थे, ले भाई हंटिंग पे चलते हैं, 1 किलोमीटर दूर खड़े खड़े होके किसी हिरण को या किसी शेर को या किसी जगुआर को मार दिया और उसमें राजी हो जाते हैं कि ले भाई मैं बहुत दिलेर आदमी हूँ। वो अलग बात है कि नीचे से कोई चूहा निकल जाता तो निशाना चूक जाता था उनका। तो कुछ लोग फिर उनको, जानवरों को बचाने का भी काम करते थे कि बेवजह प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। तो एक है ना रेड हेरिंग नाम की मछली होती थी या है भाई पता नहीं, अपने को तो अपने इधर तो क्या ही है। तो उसमें क्या स्मेल बहुत आती है रेड हेरिंग मछली में। और लोग क्या करते थे कि 3-4 दिन तक उसको सिरके में डुबा के रखते थे। अब आपको पता, कोई चीज सिरके में डुबाते हैं तो उसमें और स्मेल हो जाएगी। और जैसे ही वो शिकारी आते थे ना अपने कुत्तों वगैरह के साथ में, तो जैसे मान लो इस तरफ अगर कोई जानवर है जिनका उन्होंने शिकार करना है, तो वो उसके ऑपोजिट साइड में उस मछली को टांग देते थे कहीं दूर, और वो कुत्ते सूंघते हुए उस तरफ पहुंच जाते थे और फिर वो जानवरों को वहां से भगा देते। तो इस मछली ने क्या किस चीज का काम किया? डिस्ट्रैक्शन का। तो ये डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन। इस कहानी से याद रहेगा। देख लिया। रेड हॉट का मतलब क्या होता है? सुना तो होगा, ये वर्ड बहुत ही कॉमन सी इडियम है ये, लेकिन इसका मीनिंग क्या है रेड हॉट? कोई चीज डिमांड में हो, उसको बोलते हैं इन डिमांड। जैसे होता है ना कि कोई रेड हॉट टॉपिक है। अभी वर्तमान समय में कौन सा टॉपिक है जो हर न्यूज चैनल पे आपको मिल जाएगा? राम मंदिर। उससे थोड़े दिन पहले अगर अपने जाएं तो चुनाव, और इसके बीच में कोई मुद्दा छिड़ा था, याद होगा। अरे वो संसद में घुस गए थे, 60-70 साल के युवा नेता थे, वो छात्र थे वो, पता नहीं किस चीज के छात्र थे, कौन थे क्या थे कुछ नहीं पता। तो कोई पता नहीं कौन थे वो, अभी रेड हॉट मुद्दा वो हो सकता है। टीआरपी बेड़ी करनी होती है, रेड हॉट होगी। उसी रेड का मतलब क्या है? अब इस इडियम का अगर मैं हिंदी में मीनिंग आपको बताऊं, या फिर हिंदी की एक इडियम बताऊं, तो आप बड़े आसानी से इसका मीनिंग, अपने बोलते हैं ना आंखों में खून उतरना, इसका मीनिंग क्या होता है? गुस्सा आना, गुस्से में पगला जाना, बौरा जाना। और जब आंख, खून का रंग क्या होता है? लाल। ये मान लो कि आंखों में खून उतरेगा तो सब कुछ कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। अपने जैसे होते हैं ना, कई रिलेटिव्स होते हैं, अंकल हो रखे होंगे अब तो, वो काफी उम्र, जैसे मेरे जो पुराने का मतलब उम्र में पुराने हो गए जो अब। तो जब हम लोग छोटे होते थे तो उनके बारे में किस्से होते थे कि इन फूफा जी को गुस्सा मत दिलाना, इनकी आंखों में खून उतर जाता है और ये और वो।
अब बेचारे वो बूढ़े हो गए, हम लोग बड़े हो गए, थोड़ा टाइम बाद हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग बड़े हैं और वो बूढ़े हैं, तो अब उनकी आंखों में खून खान कुछ भी उतरे तो अपने कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे आप लोगों के साथ भी ये किस्से होते होंगे, जो जब आप छोटे थे जिनसे डरते थे, अब वो लोग आपसे डरते होंगे। अब बूढ़िया बैठ जाने देख ले, मान लो ऐसा कोई दूर का रिलेटिव, मन में तो ये बात आ ही जाती है कि अपने नहीं डरते उससे। तो रेड का मतलब टू गेट एंग्री। भाई अपना तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब कोई दब सकता है तो उसे दबाओ, कोई डर सकता है तो उसे डराओ, कोई चिढ़ सकता है तो उसे चिढ़ाओ। वो बना ही इसलिए है तो। फिर वो अच्छे बन के क्या करोगे कि नहीं नहीं, चिढ़ाना गलत बात होती है, कोई आपको चिढ़ा जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर आप गुस्सा भी कर दोगे। तो ये रेड पर हो गए तीन चार, वैसे तो बहुत सारी इडियम्स है, मैं आपको करवाऊंगा अभी। अभी तो ये क्या ना, आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें आने वाली है, किस तरह से इसको अपने पढ़ेंगे। ये नोट कर लिया। अब देखो, ग्रीन पर देखें अपने, टू हैव ग्रीन थंब, टू हैव अ ग्रीन थंब, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? अंगूठे में टेटनेस हो जाना। लिख मत लेना ये। एक ये होता है टू हैव ग्रीन आईज, है पिंक आईज, येलो आईज तो सुना है मैंने, वो भी लिख लेंगे अभी अपने। एक ये लिख लो ग्रीन हॉर्न। टू हैव अ ग्रीन थंब का मतलब क्या होगा? इसके अलावा बता दो, हरा अंगूठा होना। ठीक है, तो वो मतलब ऐसे होगा। इसका मतलब होता है टू बी गुड इन गार्डनिंग, मतलब पेड़ पौधों की अच्छी नॉलेज होना। टू हैव अ ग्रीन थंब, कि जहां अंगूठा लगाया पौधा उग गया, ऐसे भी याद रख सकते हो। टू हैव टू बी गुड इन गार्डनिंग, पेड़ पौधों की जानकारी में बहुत अच्छा होना। ठीक है जी। अपने परिवार में एक आधा कोई व्यक्ति होता ही है जिसको पेड़ पौधों का बड़ा शौक होता है, मोगली टाइप के। तो हैव ग्रीन थंब का मतलब गार्डनिंग की अच्छी नॉलेज। नहीं नहीं नहीं, पत्तियों को रात को नहीं छेड़ते, ये सुत्ती पड़ी होती है, ये गालियां निकालती हैं, दिन में तोड़ दो तब गालियां नहीं निकालेगी। ठीक है। और उनको गालियां सिखाई किसने, सबसे बड़ी बात? टू हैव ग्रीन आईज, अ जेलस पर्सन, या अ पर्सन विद जेलसी या हेटेड, ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्यालु हो अपने। सही है, किसी ना किसी से तो चिढ़ते ही हैं अपने, इतने तो अच्छे हैं नहीं हम भी, कि ऐसे तो मैं ही कर लूं, ये तो मैं ही कर लूं, ये तो जैसे आपने सुना होगा ईगो लिफ्टर्स होते हैं। ईगो लिफ्टर वर्ड सुना है आपने? जो जिम में होते हैं ना ईगो लिफ्टर, बस शो ऑफ के लिए ज्यादा वजन उठा लेते हैं। 2 दिन आते हैं, वो तीसरे दिन उनकी कमर में चोट आ जाती है, या फिर उनके कोई वो अपने जैसे बोलते हैं बाइंटा आ जाता है, 4 दिन बाद लंगड़ा के आ रहे होते हैं। या वहां पर कुछ नहीं होता, घर जाके जब सोए पड़े होते हैं तो पैर पे नाड़ चढ़ जाती है, फिर बांके टेढ़े पड़े होते हैं। फिर शानों को बुला के उनको सीधा करवाते हैं कि क्या हुआ था, इसकी जिम गया था जी, तो जमा क्यों पड़ा है? तो वो असल में वो जेलस पर्सन होते हैं, वो दूसरों को वजन उठाते देख के ना कहते हैं ये तो मैं ही कर लूं। अरे भाई उसको 20 साल हो गए करते हुए, वो एक आधा ऐसे वो उठाता है, सारी रोड इधर उधर गिरा देते हैं वो। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है जैसे ये, वैसे तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है जिसके नए नए सींग उगे होते हैं ना, उस नए सींग को ग्रीन हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, जब अपने काम कोई पहली बार करते हैं तो उसमें परफेक्ट होते हैं क्या? जैसे मान लो आपने पहली बार बाइक चलाई होगी, आपने क्या, आपने सभी ने, या पहली बार कार चलाई होगी, तो क्या पहले दिन ही एकदम परफेक्ट थे क्या? 4-5 लोगों को उड़ाया होगा, एक आधे को पिछले टायर के नीचे दिया होगा, तब जाके ऐसे हो कि हाँ अब मेरे को ड्राइविंग आ गई है। तो वो ग्रीन हॉर्न का मतलब हो गया अ क्लमजी पर्सन। अरे भाई ये वो वाली तो नहीं है, मक्खी फिल्म वाली? मैंने कौन सी इसकी लुगाई छेड़ दी हुई, मेरे को मारने आ गया।
हाँ ये वो हो सकता है, टायर के नीचे आया होगा जब मैं एक बार ट्रक चलाना सीख रहा था। सच में ट्रक चलाना सीखा था मैंने, लेकिन टायर के नीचे आया नहीं कोई। ऐसे तो आते रहे फिर ये पूरा झुंड आ जाएगा एक दिन तो। क्लमजी, क्लमजी का मतलब क्या होता है? अनाड़ी। अनाड़ी व्यक्ति होता है, अनाड़ी का ऑपोजिट क्या होगा? स्किलफुल। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होता है क्लमजी का? स्किलफुल। या फिर आप कह सकते हो एड्रॉइट। एक और लिखना चाहो तो आप लिख दो अडेप्ट। ये मैंने आपको बताया था प्रोनाउन के अंदर। अडेप्ट याद है? अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट, जिसके बाद में सेल्फ वाला वर्ड आता ही आता है, तो उसमें वो था अडेप्ट, ये है अडेप्ट। इन तीनों का मतलब होता है निपुण या कुशल। खिलाड़ी आदमी होता है ना जो। ठीक है जी, ये लिख लिया। नेक्स्ट देखें इसमें। अब ये कलर वाले वैसे और भी हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया, ग्रे मैटर्स हो गया, ग्रे एरिया वगैरह वगैरह, कई सारे हैं, वो अपने देख लेंगे अभी। लेकिन एक मैं आपको और पोर्शन कह रहा था कि कुछ ऐसी इडियम्स होती है जो जानवरों के नाम पे होती है। अब वो जानवरों के नाम पे जो इडियम्स है उनको भी आप कैसे याद रख सकते हो? वो बड़ी सिंपल सी होती है, दो चार लिख देता हूं मैं। ये वाला लिख लिया आपने? कर दूं नेक्स्ट? जैसे एक होता है ब्लैक ऑक्स, कई बार डार्क ऑक्स भी लिखा हुआ मिल जाता है, डार्क हॉर्स। इसी का सिनोनिम टाइप है ये अंडरडॉग। ऑक्स पे देखो, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एन ऑक्स इन अ डिच। डिच खड्डे को बोलते हैं भाई। एक बुल पर भी है, वो भी इसके बाद लिख दूंगा मैं, बुल। ब्लैक ऑक्स है अंडरडॉग। ब्लैक ऑक्स का मीनिंग क्या होगा? काला गोदा। ब्लैक ऑक्स है भाई, इसको ब्लैक डॉग मत कर देना। ब्लैक ऑक्स का मीनिंग होता है कोई अनलकी पर्सन। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखते हो आप सुबह सुबह और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आस पड़ोस में कई अंकल होते हैं ऐसे, जिनको बड़ी चिंता है आपके करियर की, बार बार पूछने आते हैं अंकल आंटी सह परिवार, तो उसको अपने क्या बोल देंगे? ब्लैक ऑक्स। आंटी है तो ब्लैक काऊ मत कर देना उनको। ठीक है, ब्लैक ऑक्स का मतलब अनलकी पर्सन। ठीक है, वैसे भी ऑक्स लगाया न्यूट्रल जेंडर होता है बेचारा, आंटी के लिए लगाओ अंकल के लिए लगाओ चाहे। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होगा भाई? इसका मीनिंग होगा कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो, जिस पर किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ करेगा और वो टॉप कर जाए, और या फिर वो जीत जाए। ज्यादातर ऐसे ही लोग जीतते हैं जो साइड में नुक्कड़ में चुपचाप पूरा साल निकाल देता है। स्कूल में ऐसा हुआ होगा, कॉलेज में हुआ होगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम आता है कॉलेज के अंदर, हालांकि जो डेली कॉलेज जाते हुए उन्होंने कुछ खास किया नहीं होता, तो वो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे अपने? अ डार्क हॉर्स, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ये दोनों सेम है। अंडरडॉग भी यही होता है, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती है और वो अचानक से ही विजेता निकले। जैसे मैं मेरी बात करूं, 10वीं में मेरे परसेंटेज कम थे, 78% ही थे, लेकिन उसके बाद 12वीं क्लास में सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कुछ अच्छा करूंगा। साइड में बैठा रहता था नुक्कड़ में और अपना पढ़ाई करता रहता था। उसके बाद मेहनत करने के बाद मेरे 50% आए। तो मैं इन दोनों में ही नहीं हूँ। ठीक है, हम लोग नालायकों में ही आते थे। तो एनॉक्स ऑफ अ मैन, इसका मीनिंग क्या होगा? एनॉक्स ऑफ अ मैन, अपना ऐसा कोई दोस्त जिससे आप कोई भी काम को, वो निश्चित रूप से उस काम को पूरा करता करता ही करता है, चाहे वो फिजिकल एंड्योरेंस के लिए हो, शारीरिक शक्ति का,
या फिर कोई उसकी जानकारी का हो, या फिर मान लो आपको कोई खर्चा चाहिए तो, ठीक है। ऐसे दोस्त होते हैं अपने, कोई एक आधा होगा, वो आपको हो सकता है कि यूज करना नहीं आया अभी तक उस व्यक्ति को, लेकिन होता जरूर है कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे होता है ना कि अपने लिए जान देने को तैयार होता है। ऐसा एक मित्र जरूर होता है, लेकिन बस वो है कि यूज करना नहीं आया उसको। एनॉक्स ऑफ अ मैन, इसका मतलब अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब वो हो सकता है किसी भी सेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग है, इसको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एक ही बात होगी ये तो, या फिर मान लो फिजिकली, मेंटली, हर प्रकार से जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो। हमें ऐसा दोस्त चाहिए, ये नहीं कि हम ऐसे दोस्त बन जाएं। सारे अपने लालची हैं, ठीक है। एनॉक्स इन अ डिच, अब मान लो कल को कोई गोदा या कोई बैल है वो किसी बहुत बड़े खड्डे में गिर जाए, तो एक बार तो सारे काम छोड़ के आसपास के लोग उसको निकालने में ही लग जाएंगे, और कुछ लोग उसको देखने भी लग जाएंगे, उन्होंने ना कभी गोदा देखा ना खड्डे में गिरा हुआ गोदा देखा, तो वो लोग देखने लगते हैं, हाँ हाँ ये नहीं ये, हाँ सींग पकड़, हाँ ये ठीक है। तो एनॉक्स इन अ डिच का मतलब क्या हो जाएगा? अ वर्क विद प्रायोरिटी, या फिर इसको ऐसे लिखे, अ वर्क दैट नीड्स अर्जेंट प्रायोरिटी। बाकी सारे काम बाद में, सबसे पहले तो इस काम को पूरा करना है। जैसे जिस दिन आपका एग्जाम होता है, उस दिन बाकी सारे काम छोड़ देते हैं अपने, सबसे पहले एग्जाम देने की बात होती है। तो वो एग्जाम जो है वो क्या है? वो बैल है खड्डे में गिरा हुआ, पहले उसको निकालना है, ठीक है। और देखते हैं जानवरों पे और कितने आ सकते हैं। नेक्स्ट कर दो ये वाला। जैसे अ बुल इन ए चाइना शॉप। चाइना शॉप का मतलब क्या हुआ? वो तो एडजेक्टिव हो गया चाइनीज माल का। चाइना शॉप का मतलब होता है कि जहां पर चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजें मिलती है। वो कप प्लेट वगैरह नहीं होते अपने, लेके ही आते हैं चीनी मिट्टी वाले। तो अगर मान लो वहां पर कोई गोदा घुस जाए, यहाँ पर सारे वो टूटने खिंडने वाला सामान पड़ा है, तो वो उजाड़ करेगा वो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जिसको आपने कोई काम दिया और वो काम करता कम है, उजाड़ ज्यादा करता है, उसको क्या कहते हैं अपने? क्लमजी पर्सन। गोदा नहीं भाई, अ क्लमजी, अनाड़ी व्यक्ति। अरे यार उसको काम मत दे यार, काम करने जाए तो बिगाड़ेगा वो। मान लो आपने किसी 8-9 साल के बच्चे को बोल दिया कि जा रहे लस्सी बना कर लिया, और उसको आपने मदानी और दही दे दी, तो वो लस्सी बनाएगा, उसकी आसपास खिंडा रखी होगी जब वो लेके आएगा। ऐसा तो यूजुअली होता ही है, खैर। अच्छा और देखो इसके अंदर, और अपने जानवरों के नाम के अलावा और कैसे देख सकते हैं? जैसे मैंने आपको अभी कहा कि कई बार ऐसे होता है, थोड़ा सा हेरफेर होता है इडियम के अंदर, और मीनिंग चेंज हो जाता है। वो देखना कैसे। अरे, अंडर द रोज, अंडर द रोज, अंडर द वेदर, और अंडर द क्लाउड। ये नोट कर लो। लिख लिए क्या? अंडर द क्लाउड तो आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। अंडर द क्लाउड का मीनिंग क्या होगा? शक के घेरे में आना, ठीक है, वो अंडर द क्लाउड होगा, ठीक है।
अंडर द सस्पिशियन, शक के घेरे में आना। आपको किसी पर शक हो तो वो अंडर द क्लाउड आ गया। पुलिस को किसी पर शक हो तो वो अंडर द क्लाउड आ गया। अंडर द वेदर, अच्छा अगर मैं हिंदी में पूछूं, मौसम की चपेट में आना, बीमार होना। अंडर द वेदर का मतलब बीमार होना। ठीक है, अभी जैसे मौसम चेंज हो ही रहा है, गेट इल, इल कर देना भाई, सिक मत करना। सिक का मतलब होता है दिमागी रूप से बीमार होना, सर्दी आ गई तो पागल हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। अभी जैसे मौसम चेंज हो ही रहा है, हो क्या रहा है, हो गया है, तो इसमें अपने बिना मफलर टोपी के निकलते हैं, शाम तक घर पे कहते हैं ना मम्मी चाय बना दे, तो वो मौसम की चपेट में आ गए अपने। ठीक है, अंडर द वेदर टू गेट इल। अंडर द नोज, जैसे होता है ना कि नाक के नीचे से कोई चीज चोरी हो गई। क्या चोरी हुई? नाक के नीचे से मुच्छें चोरी हो गई। नाक के नीचे कोई काम हो जाने का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी की प्रेजेंस में काम हो जाए। अंडर हिज नोज ऐसे बोल देते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी की उपस्थिति में कोई काम हो जाए। ठीक है, जैसे टीचर उपस्थित होते हैं फिर भी अपने स्कूल में किया होगा क्लास बंक कर जाए, फिर अपने को लगता है कि टीचर को पता ही नहीं लगा क्योंकि हम ऐसे झुक के ऐसे निकल गए। उसको पता होता है, ऐसे हम लोगों को लगता होता था, लेकिन वो क्या कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। महीना खत्म होने वाला है, सैलरी आ जाएगी। अगर ऐसा व्यक्ति रुक भी जाएगा क्लास में तो वो कितना योगदान रहेगा उसका शिक्षा में? ना के बराबर। तो वो इसलिए वो कहता है कि कोई नहीं, ध्यान दे, बढ़िया है, साथ में दो को और ले जा। अंडर द रोज, इसका मतलब होता है इन हिडन फॉर्म। इन हिडन फॉर्म, कोई चीज छुपा कर ले गए, गुलाब में छुपा के ले गए, कोई चीज बंदूक ले गए मान लो, जैसे पुरानी फिल्मों में गुलशन ग्रोवर करता था। ठीक है, तो ये एक जैसे से हो गए यहाँ पर। एक और देखना, ये बहुत बढ़िया है भाई, ये थोड़ा अलग है। इस टाइप की इडियम्स में क्या होता है, आपको कोई ये इडियम ऐसा नहीं है कि कोई अलग मीनिंग निकलता है, बस वर्ड अलग है, अलग लैंग्वेज का है। जैसे मैं ये लिखता हूं, बियॉन्ड वंस कैन। अब है ना, कैन जो वर्ड है ना, इटालियन लैंग्वेज के अंदर नॉलेज को कैन बोलते हैं। अब अगर मान लो आपको कैन का मीनिंग पता है, नॉलेज, तो क्या ये ईडियम बनी? ये एक नॉर्मल सा वर्ड है, बियॉन्ड वंस कैन, किसी की नॉलेज से भी परे, तो क्या ईडियम है? ये है तो एक नॉर्मल सा ही वर्ड ना। बस ये कई इडियम्स इस तरह की है कि अलग अलग ग्रीक या फिर लैटिन या इटालियन ऐसी लैंग्वेज का यूज करके उसको इडियम की कैटेगरी में रख दिया। तो इडियम है तो आसान ही, कोई मुश्किल नहीं है चीजें, बस कई बार क्या होता है कि इसका वो एक वो ऐसे हुआ बना रखा होता है, पता नहीं क्या ही चीज है, कुछ नहीं है, बस संख्या में ज्यादा है। डेली के 50-60 आप याद कर दोगे तो आप देख लोगे एक महीने के अंदर कितने हो गए। 3 महीने तो ज्यादा गप हो गई, एक महीने में कितने हो जाएंगे? अगर आप डेली के 50 कर रहे हो तो 1500 के आसपास आ गए। तो 1500 में भी ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो रिपीट होते हैं, तो आप 1500 से आगे ही जाओगे, पीछे नहीं आओगे उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बियॉन्ड समवंस नॉलेज। कितनी हो गई ईडीएम आज? 31 होगी? मेरे को लगा 6-7 हुई होगी अभी तक। इतनी याद कर लोगे? ज्यादा टफ तो नहीं है, बस राइटिंग गंदी है, ईडीएम्स तो आसान ही है। ठीक है, पढ़ लोगे, एक एक बार और पढ़ लेना घर जाके इसको, और आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, मंडे को अपने पढ़ेंगे नया टॉपिक, और नेक्स्ट वीक आपका वो जो मैंने बोला था कि है वो बेसिक्स वाले जो टॉपिक है वो करवाऊंगा मैं। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, हो सकता है आपकी क्लास 12 बजे शुरू होती है क्या? 2 बजे? 12 बजे वाले कितने? 1 2 3 4,
और 2 बजे वाले, बाकी सर 12 बजे वाले। आप 2 बजे वाले हो, आप भी सर 2 बजे वाले। चलो क्लास के बाद कोई समय रख लेंगे अपने, कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाएंगे कि आपको थोड़ा सा पहले बुलाकर, पहले का ही सोच रहे हैं, पहले क्या। नहीं तो कोई बात नहीं, अपने अलग से कुछ समय निकालेंगे, लेकिन इस पॉइंट को करना जरूर है। ठीक है, बेसिक्स को अपने ना दोबारा से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे 100%। ठीक है, चाहे अगले साल ही पढ़े। अरे नहीं, अगला साल तो परसों ही है। चलो ठीक है भाई।